हमारे भारतीय लोगों को जयचंद जी का सही इतिहास नहीं मालूम है। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए राजा जयचंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। जयचंद देशद्रोही नहीं परम देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे। काशीराज जयचंद्र के नाम से सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन उनके शौर्य, पराक्रम, धर्मनिष्ठा और महत्वाकांक्षा के संबंध में बहुत से कम लोगों को ही पता है। वाराणसी के इस प्रतापी महाराजा को देशद्रोही, घर भेदिया आदि लिखकर बहुत से लेखकों ने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। अक्सर उन्हें देशद्रोही कहा गया या घर भेदिया कहा गया। भारतीय साहित्य ने भी जयचंद जी के प्रति जो अन्याय किया, शायद ऐसा अन्याय किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। इतिहासकारों ने भी एक तरफा दृष्टिकोण अपनाकर जयचंद जी के प्रति भारतीय जनता का मन और उनके मस्तिष्क में उनके प्रति घृणा और अनादर उत्पन्न किया है। अगर जयचंद जी के शिलालेख और चंद्र राज लेख नामक ग्रंथ के तिब्बती संस्करण ना मिले होते तो आज भी देशभक्त जयचंद महाराज भारत के एक कलंकित कुपुत्र के रूप में ही जाने जाते। हम यहाँ काशी के महाराज जयचंद जी के जीवन के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में महत्वपूर्ण इतिहास की कुछ जानकारियां आपसे साझा करेंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन और उनकी शिक्षा के बारे में। जयचंद गहड़वाल वंशी राजा विजय चंद्र ईस्वी सन 1155 से 1170 का पुत्र थे। इनकी माता का नाम चंद्रलेखा था। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन महाराजा जयचंद जी का जन्म हुआ उसी दिन इनके दादा गोविंद चंद्र ने दर्शान को जीता था। मतलब इन्होंने अपने नवजात पोते का नाम दर्शान विजय की याद में जयचंद्र रखा था। जयचंद्र की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में ही हुई थी। गोविंद जयचंद्र की पटरानी कुमार देवी ने इनके पढ़ने लिखने का सारा प्रबंध भिक्षु जगम्मित्रानंद द्वारा कराया गया था। भिक्षु जगम्मित्रानंद उस समय बौद्ध धर्म के संघ नायक थे और वे एक महान सिद्ध भिक्षु माने जाते थे। हालांकि 84 सिद्ध उनसे पहले ही हो चुके थे, लेकिन फिर भी तिब्बती लोग आज भी उन्हें 84 सिद्धों की तरह ही मानते हैं। उनके द्वारा लिखी गई 20 किताबों के तिब्बती अनुवाद आज भी मौजूद है। उन्हीं के ग्रंथों में यानी भिक्षु जगम्मित्रानंद जी के ग्रंथों में चंद्र राज लेख भी मिलता है, जो महाराजा जयचंद्र जी की प्रशंसा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में जयचंद्र जी के शौर्य, धर्मपरायणता सभी का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। बौद्ध गया से प्राप्त एक लेख में जयचंद्र और जगम्मित्रानंद का संबंध स्पष्ट रूप से वर्णित है। आइए इस बारे में जानते हैं। उसमें लिखा है, अस्ति त्रिलोकी सुकृत प्रसूत सत्रतुमादिन सर्वभूता। ये इस तरह से संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा गया है। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब है जयचंद्र जी के दीक्षा गुरु और बौद्ध धर्म के तत्कालीन कर्णधार भिक्षु जगम्मित्रानंद ही थे। भिक्षु जगम्मित्रानंद ने ही जयचंद जी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। इन्होंने ही बौद्ध धर्म के बारे में जयचंद जी को बताया था और यही कारण था कि जयचंद जी को भगवान बुद्ध और बुद्ध विहारों के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव था। इनकी दादी कुमार देवी और वसंत देवी महायान बौद्ध धर्म की अनुगामिनी थी। गोविंद चंद्र ने श्रावस्ती, सारनाथ, वाराणसी, कन्नौज, नालंदा और बौद्ध गया के विहारों को पर्याप्त धन, ग्राम आदि दान में दिए थे। यानी इनके दादा ने बौद्ध गया को उचित धन और गांव दान में दे दिए थे और न जाने कितने बुद्ध विहारों का दोबारा से पुनर्निर्माण कराया गया था। इन सब बातों का भी जयचंद जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसीलिए वे बचपन में अपने दादी कुमार देवी के साथ अक्सर सारनाथ के विहारों को देखने जाया करते थे। बौद्ध धर्म के लोग सच्चे धर्मनिरपेक्ष थे, बहुत दयालु थे। इसीलिए जयचंद जी को हिंदू धर्म की शिक्षा दीक्षा दी गई थी। एक पंडित जब उन्हें धर्म शास्त्र पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया तो उस समय बौद्ध और हिंदू धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं माना जाता था।
एक ही परिवार के लोग बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म को मान सकते थे। वे एक दूसरे के मंदिर में जाते थे और पूजा भी करते थे। इसीलिए जयचंद्र जी के मन में इन दोनों धर्मों के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। जयचंद्र जी को घुड़सवारी, हस्ती युद्ध आदि की बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी गई थी। ये बचपन से ही युद्ध प्रेमी थे। पश्चिम और पूर्व दोनों ओर से वाराणसी से राजाओं के मन में डर बना रहता था, क्योंकि पश्चिम में यवन आक्रमणकारियों का डर था और पूर्व में बंगाल के सेन वंशी राजाओं का। पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में मगध तक फैले हुए पिता के साम्राज्य की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी जयचंद्र जी पर पड़ने वाली थी। इसीलिए उनमें साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं बचपन से ही घर करने लगी थी। जयचंद्र जी के चंदेल राजाओं के संबंधों के बारे में कई लेख प्राप्त होते हैं। जयचंद्र कृत रम्मा मंजरी में जयचंद्र की भुजाओं की तुलना मदन वर्मा की राज्यश्री रूपी हाथी को बांधने के लिए खम्भ से की गई है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने मदन वर्मा के युद्ध को भी हरा दिया था। अब बात करते हैं महाराजा जयचंद्र जी के राज्याभिषेक के बारे में। विजयचंद्र जी ने अपने जीवन काल में ही जयचंद्र को युवराज बना दिया था। विजयचंद्र जी के यवनों पर विजय पाने वाले ताम्रपत्र 1168 ईस्वी में भी जयचंद्र को युवराज लिखा गया है और अक्सर जितने भी उनके लेख मिले हैं सब में जयचंद्र का युवराज के रूप में ही उल्लेख है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जयचंद्र 1168 ईस्वी से पहले ही युवराज बन गए थे। सन 1170 में जब विजयचंद्र जी की मृत्यु हुई तब धूमधाम से महाराजा जयचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। वडवी ग्राम से पाए गए ताम्रपत्र में इसके राज्याभिषेक का सुंदर वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जयचंद्र का राज्याभिषेक सन 1170 ईस्वी में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 6 रविवार को हुआ था। अब बात करते हैं इनकी विजय यानी जीत के बारे में। जिन यवनों एवं सेना के डर से विजयचंद्र ने अपने पुत्र जयचंद्र को बचपन से ही उत्तम युद्ध कला की शिक्षा दी थी और अपने जीवन काल में ही राज्य कार्य को भली प्रकार से संचालित करने के लिए युवराज बनाया था, वे विजयचंद्र की मृत्यु होते ही और उसके और अधिक उत्पाद मचाने लगे। सबसे पहले बंगाल की सेना ने वीर विजयचंद्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मगध पर धावा बोल दिया, किंतु जयचंद्र ने उनकी दाल गलने ना दी। उसने सेना को युद्ध में हराकर मगध को उनके हाथ में जाने से बचा लिया और उसके बाद उनके कलंजिर के चंदेल राजा मदन मरदेव पर आक्रमण किया और उसके पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया। उसी समय भौरों पर भी चढ़ाई की और खोड़ को भी अपने आधिपत्य में कर लिया। इसके समय के लगभग 14 ताम्रपत्र और कुछ शिलालेख मिले हैं, जिससे उनकी वीरता का भली भांति ज्ञान होता है। जयचंद्र जी बड़े प्रतापी राजा थे। इनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि लोगों ने इनका नाम दल पंगुल रख दिया था। रंभा मंजरी नाटिका में लिखा है कि सेना को शीघ्र चलाने में असमर्थ होने के कारण जिसे पंगु की समाधि मिली थी, यही नहीं जयचंद्र जी की वीरता के संबंध में प्राकृत प्रणन में भी ये आया है कि जयचंद्र जी ने 700 योजन पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं इनके सांस्कृतिक कार्यों के बारे में। कला संस्कृति में रुचि रखने के कारण महाराजा जयचंद्र जी विद्वानों और कवियों का बड़ा सम्मान करते थे। प्रसिद्ध काव्य नैषधीय चरित का रचयिता कवि श्री हर्ष उनके दरबार का एक कवि था। उसे बड़े गर्व के साथ अपने ग्रंथ में लिखा है कि जब वह जयचंद्र जी के पास जाता था तब उसे बैठने के लिए आसन और 2 बीड़ा पान मिलते थे। जयचंद्र जी साधु संतों और ब्राह्मणों का भी बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अनेक गांव बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को दान में दिए थे। अनेक मंदिर की मरम्मत कराई, अनेक बौद्ध विहारों की मरम्मत कराई। अपने दीक्षा गुरु भदंत जगम्बित्रानंद को विशेष प्रार्थना करके धर्म प्रचारार्थ नेपाल और प्रार्थना करके धर्म प्रचार करने के लिए नेपाल और तिब्बत भेजा था कि वे वहां जाए और वहां जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें। वे सन 1190 के आसपास वाराणसी से नेपाल गए और कई सालों तक वहां रहे। सन 1197 में खोफू लोचवा के आग्रह पर नेपाल से तिब्बत के लिए फिर रवाना हुए और वहां 18 महीने तक रहे। इनका दुभाषीय व्यक्ति था।
जो इनकी भाषा को वहाँ अनुवाद करके बताता था। जो विक्रमशिला विहार के नष्ट हो जाने पर सन 1199 में शाक्य श्रीभद्र थेर को तिब्बत देश ले गया था। दुर्ग निर्माण। जयचंद जी ने अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जगह जगह सेना की कई टुकड़ियां रख दी थी। इन्होंने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक किलों का भी निर्माण कराया था, जिसमें प्रधान दुर्ग कन्नौज, इटावा, असाई और गंगा के किनारे कुर्रा में थे। इन दुर्गों में बड़े संख्या में सेना रहती थी, जो किसी भी समय शत्रु का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम थी। और यही कारण था कि जयचंद जी ने लगभग 24 सालों तक निष्कंटक राज्य किया। अब बात करते हैं वाराणसी में ही इनकी राजधानी के बारे में। अक्सर इतिहास लेखकों ने गहड़वाल वंशी राजाओं को कन्नौज का राजा लिखा है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम है। गहड़वाल वंश की राजधानी कन्नौज में भी थी, लेकिन वे बहुत बाद में बनी। पहले से ही इस वंश की राजधानी वाराणसी में ही थी। चंद्रदेव ने सन 1080 में कन्नौज को प्रतिहारों से छीना था और गोविंद चंद्र ने वहां अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। तब से काशीराज कन्नौज के महाराजा भी कहे जाने लगे। गोविंद चंद्र के पिता मदन पाल ने अपने मदन विनोद निघंटु नामक ग्रंथ में अपने को काशीराज ही लिखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि काशी के राजा मदन पाल ने रोगियों को आरोग्य प्रदान करने वाले इस निघंटु को बनाया। सारनाथ की कुमार देवी वाले शिलालेख में भी गोविंद चंद्र को काशी का महाराज कहा गया है। जयचंद्र को बोधगया वाले लेख में काशीश लिखा गया है। मुसलमानों ने भी अपने लेखकों में इतिहास ग्रंथों में जयचंद्र जी को बनारस का ही राजा कहा है। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि जयचंद्र जी की प्रधान राजधानी वाराणसी में ही थी। कन्नौज तो उप राजधानी के रूप में भी थी। काशी का इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर मोतीचंद ने भी महाराज जयचंद को काशी का ही राजा लिखा है। अब बात करते हैं इनके मुश्किल समयों के बारे में। इनके अंतिम दिन में जयचंद जी के साम्राज्य पर चारों ओर से संकट आने लगा। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर शहाबुद्दीन गौरी के आधिपत्य हो जाने के बाद पश्चिम में यवनों का आतंक छाने लगा। प्रजा में यवन साम्राज्य की सनसनी फैलने लगी। सन 1993 में यवनों का एक हल्का आक्रमण हुआ, जिसे जयचंद जी ने असफल कर दिया। लेकिन इसी बीच बंगाल की सेना ने अच्छा अवसर आया, जिसे देखकर मगध पर धावा बोल दिया। जयचंद जी ने विशेष रूप से पश्चिम में भिड़े होने के कारण पूरब की ओर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से पूरे मगध पर सेन वंश का अधिकार हो गया। जयचंद जी ने यह सोचा था कि पश्चिम भाग में शांति स्थापित कर पुनः पूर्वी भाग को आसानी से वापस लिया जा सकेगा, लेकिन ऐसे अवसर से लाभ उठाने के लिए शहाबुद्दीन गौरी भी अपने संयुक्त विशाल सेना के साथ गहड़वाल साम्राज्य पर टूट पड़ा। चंद बड़दाई नामक भाट के लिखे पृथ्वीराज रासो के आधार पर अधिकांश लेखकों ने ये लिखा और जनता में भी ये कहानी प्रचलित की गई कि जयचंद के निमंत्रण पर ही शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था और अंत में देशद्रोही जयचंद पर ही हमला बोल दिया था। लेकिन इस बात का उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अलावा कहीं भी नहीं मिलता। रासो के अनुसार जयचंद जी की पुत्री संयोगिता एवं आबू के राजा नाहर देव की पुत्री पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। उन्हें पृथ्वीराज भगा ले आए थे। रासो में यह भी वर्णित है कि मेवाड़ का राजा समर सिंह तारावड़ी के युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। लेकिन विद्वानों ने ऐतिहासिक खोजों के आधार पर इन सब बातों को काल्पनिक सिद्ध कर दिया है। समर सिंह पृथ्वीराज से 150 वर्ष पीछे हुआ और राजपुताना का नाहर देव पृथ्वीराज से शताब्दियों पूर्व हो चुका था। संयोगिता सर्वर्थ एक कल्पित नायिका है। रासो के लेखकों ने अपने को पृथ्वीराज का समकालीन कहा, किंतु इसके अलावा वर्णित सारी तिथियां एवं चौहानों की वंशावलियां एक अशुद्ध है। इसीलिए इन सब बातों के आधार पर महाउपाध्याय डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने सिद्ध किया कि रासो 16वीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं है। प्रबंध कोश में भी एक मन कल्पित कथा लिखकर जयचंद जी को दोषी ठहराया गया, लेकिन वास्तव में इन दोनों लेखकों ने बड़ी भूल की और जयचंद पर जो दोषारोपण किया वे निर्मूल और निरी काव्य कल्पना है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
और विशेष रूप से सन्नद्ध होकर आक्रमण किए गए शहाबुद्दीन गौरी को रोकने के लिए ये आगे बढ़े। इटावा के पास चंदावर में जमकर युद्ध किया। हस्सी युद्ध में ये निपुण जयचंद अंधाधुंध युद्ध कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका हाथी भड़क गया और भारतवर्ष का अंतिम महाप्रतापी सम्राट राजा जयचंद जी युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसके बाद किस प्रकार कन्नौज, वाराणसी में सारनाथ की लूट हुई, इन स्थानों की जनता के रक्त के फाग उड़े और भारत भूमि परतंत्रता की बेड़ियों में बंध गया, इसे हम सब लोग जानते हैं। भारत के इतिहासकार एक तरफा इतिहास लिखने के लिए पूरे संसार में बदनाम है। वे हमेशा से ही अपनी असफलताओं का ठीकरा औरों के सिर पर ही फोड़ते रहे हैं। बौद्ध धर्म विरोधियों ने षड्यंत्र करके पहले तो बौद्धों की स्थिति को कमजोर किया, फिर सभी प्रकार की तोहमत उन्हीं के सर पर मढ़ दी। हमारी समझ में नहीं आता कि जयचंद जी को देशद्रोही और गद्दार किस आधार पर कह दिया गया, बल्कि भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गद्दार दुश्मन तो पुष्यमित्र शुंग हैं। पुष्यमित्र शुंग को न जाने क्यों धार्मिक घोषित कर दिया गया है। साहित्य का कमाल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि खुद जयचंद जी के वंशज संतान भी उन्हें देशद्रोही के नाम से ही कहते हैं और देशद्रोही ही लिख देते हैं। ये जो चलन है अब बंद हो जाना चाहिए। वीर शिरोमणि राजा महाप्रतापी जयचंद जी देशभक्त थे, ना कि देशद्रोही। यदि कोई सही मायने में गद्दार था तो वो था पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महाराजा जयचंद जी सच्चे देशभक्त थे। इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ युद्ध लड़े, क्योंकि ये युद्ध में बचपन से ही इनके पिता के द्वारा निपुण कर दिए गए थे। इन्होंने संकट काल में अपने देश को बचाया, अपनी राजधानी को बचाया। इनकी राजधानी वाराणसी में ही थी, ये भी हमने इसमें देखा। और इन सभी जानकारी के आधार पर ये बातें पूरी तरह से सिद्ध हो गई, इतिहास के आधार पर, मौजूदा जानकारी के आधार पर, कि महाराजा जयचंद जी सच्चे देशभक्त थे, ना कि देशद्रोही। अगर कोई सही मायने में गद्दार देशद्रोही था तो वो था पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर करी, ये सन 2022 में जुलाई की निकली मैत्री टाइम्स नामक मैगजीन से ली गई है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग जयचंद जी को देशद्रोही ना समझकर सच्ची जानकारी लेकर उन्हें परम देशभक्त के नाम से संबोधित करें और परम देशभक्त के नाम से ही उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाए। आप बने रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।